जो परिवार के लिए या किसी धन इकट्ठा करने के लिए या कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए राजनीति करेगा, उसमें डर हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद में तो डर है नहीं। अन्याय बहुजन समाज के लोगों पे ज्यादा हो रहा है, हिस्सेदारी उनकी खाई जा रही है, अधिकारों से वंचित वो सबसे ज्यादा है। तो मेरे जैसे अगर 10-20 एजेंट बना लोगे तो शायद आपका बेड़ा पार हो जाए। आपको जो आप भी ऐसे एजेंट बन जाओ जो समाज हित के लिए अपनी जान को भी जो है जोखिम में डालने के लिए तैयार हो। हिंदुत्व के नाम पे हम लोग ठगे जा रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पे जो मुद्दे हैं हमारे, उनसे हमें बहुत दूर कर दिया जा रहा है। सत्ता संघर्ष से मिलती है। हमारे नेताओं को लगता है कि सत्ता ट्वीट करने से मिल जाएगी। उन्हीं लोगों का आंदोलन कामयाब होता है जिनके अंदर समर्पण होता है। व्यक्तिगत हितों के लिए जीने वाले लोग व्यक्तिगत ही रह जाते हैं, मूवमेंट नहीं चला पाते। जहाँ कॉलोजियम सिस्टम से ऐसे जज बैठे हैं साहब, उनसे आप उम्मीद करें कि वो सामाजिक न्याय या न्याय के सिद्धांत को जो है लागू होने दें, क्योंकि यहाँ ऐसे भी वर्ग हैं कि जिनको बिना मांगे EWS मिल जाता है, और यहाँ ऐसे भी वर्ग हैं जो हत्या और बलात्कार होने पर न्याय के लिए जूते रगड़ देते हैं और न्याय नहीं मिलता, मुकदमे नहीं दर्ज होते हैं। और संविधान के विरुद्ध में अगर कोई तैयार होगा तो उसका विरोध मैं EWS के भी खिलाफ हूँ और मैं कॉलोजियम के भी खिलाफ हूँ। 8 लाख रुपए वाले गरीब हैं तो 2.5 लाख वालों से टैक्स क्यों ले रहे हो? मैं ही अध्यक्ष और मैं ही मुख्य वक्ता, मैं ही मुख्य अतिथि, और मेरी कुर्सी सजेगी, माला भी मेरे गले में गिरेगी। अगर चंद्रशेखर नीचे भी बैठ जाए तो कोई पासी समाज से, कोई धोबी समाज से, कोई खटीक समाज से, कोई कोरी समाज से अगर वो आके मंच पे बैठ जाए तो क्या दिक्कत है? कहीं भी MP मिलने बनना तो कुछ ही कर लेते। ये दल इसलिए चला रहे हैं कि अपनी इस यहाँ ताला ना मिले। हो सकता है आपका वहाँ साथ ना निभाए, लेकिन जो आपके संघर्ष के साथी हैं, जो आपके साथ खड़े, जो आपको उम्मीद और विश्वास रखते हैं, अगर आप उनका विश्वास तोड़ते हैं, ये खत्म। वह मुँह का कड़वा जरूर नहीं पे, लेकिन दिल मेरा बहुजन आंदोलन के प्रति उतना ही साफ है जितना एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में एक शख्स है जो न सिर्फ मुद्दों के लिए बोलता है बल्कि जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरता है, आंदोलन भी करता है। चंद्रशेखर आजाद। पूरे देश भर में जब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति बढ़ रही है, दूसरी तरफ महापुरुषों की विचारधारा को लेकर कार्यक्रमों का दौर बढ़ रहा है, आप क्या मानते हैं वो जनता तैयार नहीं है? विचारधारा के आधार पे हम अगर पहले से देखें, ज्योतिबा फुले से लेके साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर, फिर पेरे रामास्वामी नायकर, ये एक पूरी वो बनी है, चेन सिस्टम बना है, लगातार चलने वाला प्रोग्राम। फिर महामना रामसु वर्मा, इधर जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, ये एक लगातार चलता रहा। लेकिन काशीराम साहब के जाने के बाद पिछले 15 सालों में 2006 से लेके और 22 मैं अपने आंदोलन को बहुत वो नहीं करता, क्योंकि ये सब महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, पहचान भी और सब चीज उनकी वजह से। इस बीच में एक गैप आया था, लेकिन पिछले जैसे जैसे ये बीजेपी की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को भी समझ आया है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। हिंदुत्व के नाम पे हम लोग ठगे जा रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पे जो मुद्दे हैं हमारे, उनसे हमें बहुत दूर कर दिया जा रहा है। तो आज मैं क्या समझ रहा हूँ कि लोगों में आक्रोश है, विरोध है और लोगों में संभावनाएं, लोग उम्मीद करने लगे हैं कि भाई कुछ बन सकता है, जवाब दिया जा सकता है। ऐसा एक प्रयास हम लोगों ने अभी खतौली में किया और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की मेहनत हुई एक अच्छे रिजल्ट, क्योंकि बीजेपी ने तो बहुत हथकंडे अपनाए, जैसे 3 बजे के बाद फर्जी वोट कराए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग कर रहा था। हम पे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं कि भाई किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। फिर भी क्योंकि जनादेश सबसे बड़ा होता है, जनता के सामने कोई नहीं टिकता। जब सेंटिमेंट खड़े होते हैं, लोगों में विश्वास खड़ा होता है कि हरा सकते हैं, तो फिर बन जाता है। मुझे उम्मीद है खतौली के रिजल्ट कल आने वाले और पॉजिटिव रहेंगे। तो इससे ये है कि संभावनाएं नहीं छोड़नी चाहिए। तो बहुजन आंदोलन आगे बढ़ेगा, बस ईमानदारी से और सतत प्रक्रिया के साथ कि लोगों को तैयार करना। हमारे जैसे लाखों लोग खपेंगे, तब जाके सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी पे आधारित जो व्यवस्था वो खत्म होगी। बेसिक है कि आज की जो राजनीति है नीरज भाई, जिस पे अगर ध्यान आकर्षित करें, संघर्ष की राजनीति है। काशीराम साहब कहते हैं कि सत्ता संघर्ष से मिलती है। हमारे नेताओं को लगता है कि सत्ता ट्वीट करने से मिल जाएगी या रैली करने से मिल जाएगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मतलब राजनीति यानी कि वोटों का गणित। तो अगर मैं कहूँ एक जाति सरकार बन सकती है, विधायक जी सकता नहीं जी सकता है। यानी कि हमें वो जो हमारे जैसे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से असमानता का शिकार है, सामाजिक रूप से असमानता का शिकार हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन सब लोगों को कनेक्ट करने की जरूरत है।
और उनको वोट की वैल्यू भी समझानी है और सत्ता का प्रभाव भी समझाना है कि आज अगर इस देश में लोग कहते हैं नहीं नहीं सामाजिक संगठन ठीक है, राजनीति तो ठीक नहीं है, मगर गजब की बात आप देखिए, मैं दो चीजों पे आपसे बात करूं। पहली बात, बीजेपी अगर इतना जिसके हम खिलाफ, अब आज हम हमारे लोग रो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रो रहे हैं, ये हो गया ये हो गया, किस दम पे कर रही है? सत्ता के दम पे। अगर हम अपने हितों के लिए कोई कानून बना सकते हैं, अपने समाज के हितों के लिए, तो सत्ता के दम पे, क्यों कानून सदनों में बनेंगे। और दिल्ली का रिजल्ट रहा है एमसीडी का 90% आबादी बहुजन समाज की, और आप मानोगे हैसियत नहीं है जो बहुजन दल और अपने आप को बहुत ताकतवर दल मानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पक्ष में कुछ लोग इस तरह के प्रचार भी करते हैं कि आज इस बार करिश्मा हो जाएगा, दीवार फट जाएगी, छत फट जाएगी, ये हो जाएगा, जमीन खोद के पता नहीं क्या निकल जाएगा। एक सीट नहीं ला पाए। मैं उनमें से खुद हूँ, क्योंकि मैं तो नया प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं, तो धीरे धीरे उन्हीं से सीख सीख के, कैडर से सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है एक समय में बदलाव आ जाएगा, धीरे धीरे लोग जैसे चुनाव की बात कर दी आपने, तो पूछ ही लेता हूं कि आप भी वोट बैंक बनाने के लिए सफर तय कर रहे हैं या फिर समाज तैयार करने के लिए? मैं समझता हूँ यहाँ तो बैंक स्थिर है ही नहीं। कब हम मोदी जी प्राइवेट करते हैं आप बताइए। बैंक नहीं बनाना है बस। बैंक का मतलब होता है कि ये आपकी अपनी संपत्ति है, आप इसको कभी भी कहीं जाओ। उनके अंदर लीडरशिप क्षमता तय करनी है। भाई क्या भरोसा है, जो भी पैदा हो गया उसको मरना है, ये अंतिम सत्य है। मुझे भी एक दिन जाना है, तो अगर मुझसे बेहतर मैं तैयार ना कर पाऊं तो फिर क्या फायदा। मेरा तो प्रयास ये है कि कैडराइज, और सबसे ज्यादा कैडराइज के साथ भी, कैडराइज में एक वर्ड आता है अनुशासन, और एक और वर्ड आता है डेडिकेशन। उन्हीं लोगों का आंदोलन कामयाब होता है जिनके अंदर समर्पण होता है। व्यक्तिगत हितों के लिए जीने वाले लोग व्यक्तिगत ही रह जाते हैं, मूवमेंट नहीं चला पाते हैं। और मैंने तो काशीराम साहब से देखा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मैं बार बार इसलिए कोट करता हूं क्योंकि अगर हमें इनके रास्ते पे चलना है तो हमें इनके जैसे, इनके जीवन को भी आत्मसात करना पड़ेगा। काशीराम चाहते तो खुद बन जाते, मान्यवर आप बताइए, चीफ मिनिस्टर में राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन नहीं बने ना। और मैं उसी प्रयास में हूं कि हम बने ना बने, लेकिन एक इस तरह का मूवमेंट खड़ा हो जाए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो। जहां भी दिल्ली में भी हमने एक अच्छा प्रयास किया है, कहीं 1600 वोट मिले हैं, कहीं 1700 वोट मिले, कहीं 2500 वोट मिली। यानी कि जो लोग कहते हैं दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है, दिल्ली के लोग ठहर चुके हैं, बैठ चुके हैं, उनमें भी हमारा प्रयास है। कितने वोट में स्कोप देख रहे हैं आप? हाँ, अरे कमाल कर रहे हैं। जब मैं देखता हूँ पिछले आंदोलन को 400 वोट से शुरू हुआ है, 250 वोट शुरू हुआ है, तो मैं कैसे हार मान जाऊं। एक तरफ हम उनके जो हैं अपने आप को, उनको अपना आदर्श मानते हैं, और दूसरी तरफ पहली बार में इस तरह डर जाए। आप देखो जहां इस बार 1600 2000 आए हैं, वहां 20,000 भी आएंगे। बस उसको जमीन को, उपजाऊ जमीन को देख के तैयार करके उस पर लगातार काम करने की जरूरत है। जब भी क्लियर कट बोलने वालों की बात होती है तो एमके स्टालिन, और इस तरफ से नाम आता है तो चंद्रशेखर आजाद। उत्तर भारत में क्यों ऐसा बना दिया गया है कि यार बिना पाखंड किए, बिना हिंदुत्व की बात किए राजनीति हो ही नहीं सकती? देखिए, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। वो मजबूर करते हैं कि हम उनके पिच पे खेलें, उनके झंडे पे खेलें, जबकि सत्य ये है उस पिच पे खेलने वाला आदमी कभी भी जो बुनियादी काम हैं, जो वास्तविक जरूरत है, जिन चीजों के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उन पे काम कर ही नहीं सकता है। अमनीश भाई, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा आज, मैं जो लोग दूसरे दलों में उनसे भी कहना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर लाख आरोप लगाओ, खूब बुराई करो जितनी करनी है, मुझे छोटा बड़ा एजेंट वजेंट जो कहना है हाँ, लगाने वाले खूब लगाते हैं, खूब वो करो। जो लोग बहुजन दलों में, उनको भी कह रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में आप सोचो, अगर आप कहीं और भी हैं तो क्या आप अपने समाज के हितों की रक्षा कर पा रहे हैं, उनके लिए बोल पा रहे हैं? या फिर भाई लोकतंत्र है ये। नहीं, मैं तो कहता हूं एजेंट बोल रहा है तो तुम नहीं एजेंट हो, तुम ही बोल लो। मैं कह रहा हूं ना, लोकतंत्र है, इसमें संख्या बहुजन समाज की ज्यादा है, अन्याय बहुजन समाज के लोगों पे ज्यादा हो रहा है, हिस्सेदारी उनकी खाई जा रही है, अधिकारों से वंचित वो सबसे ज्यादा है। तो मेरे जैसे अगर 10-20 एजेंट बना लोगे तो शायद आपका बेड़ा पार हो जाए। कुछ आप भी ऐसे एजेंट बन जाओ जो समाज हित के लिए अपनी जान को भी जो है जोखिम में डालने के लिए तैयार हो, व्यक्तिगत जीवन को भी जोखिम में डालने को तैयार हो, और तो आप भी ऐसे एजेंट बन जाओ, तो इस समाज का भला हो जाएगा। लेकिन आप जहां भी हो, अगर हमारे व्यक्ति बीजेपी कांग्रेस में भी हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी अपने समाज के हितों को, उनके मुद्दों पर बोलें, क्योंकि यहाँ ऐसे भी वर्ग हैं कि जिनको बिना मांगे ईडब्ल्यूएस मिल जाता है, और यहाँ ऐसे भी वर्ग हैं जो हत्या और बलात्कार होने पे न्याय के लिए जूते रगड़ देते हैं और न्याय नहीं मिलता, मुकदमे नहीं दर्ज होते। तो अगर क्लियर कट ईडब्ल्यूएस के खिलाफ है आप बताइए,
जो संविधान के विरुद्ध में है मैं उसके विरुद्ध में हूं ही। भाई हमें तो जो कुछ मिला है हमें संविधान से मिला है, और संविधान के विरुद्ध में अगर कोई तैयार होगा तो उसका विरोध मैं ईडब्ल्यूएस के भी खिलाफ हूं और मैं कॉलोजियम के भी खिलाफ हूं। ये दोनों चीजें दोनों सिद्धांतों की हत्या कर रही हैं। दोनों एक दूसरे से आई हैं। हाँ, अब देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के तय कर देते हैं कि साहब हमारी जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अब मैंने उस पर एक तमिलनाडु का जो है वो एक ऑर्डर, वहाँ के जस्टिस साहब का ऑर्डर पढ़ा, जो कहते हैं कि अगर 8 लाख रुपए वाले गरीब हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है 8 लाख रुपए वाले गरीब हैं तो 2.5 लाख वालों से टैक्स क्यों ले रहे हो? बिल्कुल सही है। अगर गरीबी का जो आधार है वो प्रति व्यक्ति आय 8 लाख रुपए है या पारिवारिक आय 8 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए वाले परिवार से फिर इनकम टैक्स, फिर जो है वो इनकम टैक्स की सीमा 8 लाख कर दो, तो कहीं 6 लाख में हम ठगे जाते हैं, कहीं हम 2.5 लाख में ठगे जाते हैं। भाई जिनकी लाठी उनकी भैंस, लोकतंत्र में यही हो रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जब बहुजन राजनीति या बहुजन संगठनों की बात होती है तो मुझे लगता है कि वो कुछ ओबीसी की कुछ जातियां, एससी की कुछ जातियां उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसलिए जो निचला तबका है वो धर्म की बजाय अपना वहां मुखौटा देख करके चला जाता है। सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। भाई मैं ही अध्यक्ष और मैं ही मुख्य वक्ता, मैं ही मुख्य अतिथि, और मेरी कुर्सी सजेगी, माला भी मेरे गले में गिरेगी, तो भाई समाज भी मुझे वही पसंद करेगा। भाई देखो, अगर आप बहुजन आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो तो बहुजन में 6,743 जातियां आती है। अब आप 6,743 लोग इकट्ठे कर लोगे तो आपकी बहुत बड़ी रैली हो जाएगी। तो आपको चाहिए ना हर जाति का प्रतिनिधि तैयार करो। अगर आप बहुजन की बात कर रहे हैं तो आप सोचो, जिस संगठन में, जिस दल में 6,743 जातियों के लोग लीडर हो जाएंगे तो क्या उसका इस देश पे राज नहीं होगा? वो तो अगर अपनी जाति के 100 लोग तैयार करके दिल्ली आ जाएंगे तो दिल्ली बंद हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ हमें समझना चाहिए कि सामाजिक न्याय के नाम पे हम लोगों को ठग नहीं सकते हैं, और अगर हम सम्मान भी नहीं दे सकते हैं तो फिर अच्छा, कुछ जाते तो नीरज भाई सम्मान ही चाहती है। भाई वो अवसर तो उनको तब मिलेगा जब हम लोग सत्ता में आ जाए, क्योंकि अगर सोचो जिनकी संख्या कम है वो नहीं जीत पा रहे और सामाजिक भाईचारा वहां नहीं बना है, तो हमें चाहिए, हम पे उदाहरण है ना, बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे अवसर आने पे। हम उनको विधान परिषद भेज सकते हैं, हम उनको राज्यसभा भेज सकते हैं, हम किसी आयोग का चेयरमैन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो मौका मिलने पे सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर अभी छोटे ही मंच है तो क्या दिक्कत है कि अगर चंद्रशेखर नीचे भी बैठ जाए तो कोई पासी समाज से, कोई धोबी समाज से, कोई खटीक समाज से, कोई कोरी समाज से अगर वो आके मंच पे बैठ जाए तो क्या दिक्कत है? अगर जो है हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी कुछ लीडर्स जो है वो नीचे भी बैठ जाएं तो कोई पाल, कोई कश्यप, कोई प्रजापति, कोई मौर्य, कोई शाक्य, कोई कुशवा, कोई निषाद अगर आके बैठ जाए ऊपर, तो क्यों हम उनको नेता नहीं मान सकते हैं? क्या वो हमें नेता माने, हम उनको नेता नहीं मान सकते हैं? तो ये जो है ना, बहुत कुछ समझने की जरूरत है। मैंने पिछले आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है और मैं नहीं चाहता वो गलती दोबारा। बहुत जातियां हैं, सब लोग सम्मान चाहते हैं। जब हम खुद सम्मान की बात करते हैं तो हमें दूसरे के सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए, और मैं इस बात से सहमत हूँ, होना चाहिए और उनको अवसर मिलना चाहिए। आप पिछड़े वर्ग के या दलित समाज के तमाम सारे नेताओं के साथ मंच शेयर करते हुए देखे जाते हैं। बाधक कहाँ चीज आती है आपके हिसाब से? कौन सी चीज है जो बाधक बन जाती है इस यूनिटी को बनाने में? नहीं, ये सोच, नीयत का मामला है, नीयत और सोच दोनों। भाई अगर मैं अपने से छोटे का हाथ पकड़ता हूं दिल बड़ा करके, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बड़ा हो जाता है। जबकि पब्लिक डोमेन में यही बात जाती है कि मैंने, भाई अपने से कमजोर का हाथ पकड़ने वाला आदमी ताकतवर होता है। अगर आप किसी को नीचे से उठाने का काम कर रहे हो तो आप ताकतवर हो, लेकिन वहां एक इनसिक्योरिटी, एक डर की भावना पैदा हो जाती है और वो खतरनाक है। अब मैं कहता हूं, जब आप ये बात कहते हो कि हम आंदोलन चला रहे हैं, हम सामाजिक काम कर रहे हैं, या हम राजनीति भी समाज हित के लिए कर रहे हैं, तो अगर किसी को उठा के ला रहे हो तो डर किस बात का? देखो भाई, जो परिवार के लिए या किसी धन इकट्ठा करने के लिए या कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए राजनीति करेगा, उसमें डर हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद में तो डर है नहीं, क्योंकि मैंने तो जब जमीन पे, जैसे कुछ नेता यात्रा निकालने का प्रयास कर घूम रहे हैं, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमा हूं तो मैंने इन हालातों में अपने लोगों को देखा है। और मैं समझता हूं आज के समय में, क्योंकि देखिए मीडिया की ताकत हमारे पास नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया की, इकोनॉमिक रूप से भी हम बहुत सशक्त नहीं है, जुडिशरी में भी तो हम नगण्य हैं,
लेकिन ये जो आरक्षण व्यवस्था से जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में अवसर मिला है वही थोड़ा बहुत है। वहाँ भी हम सत्ता के हिसाब से हैं, सत्ता के लोग चाहते हैं तो पदों पे हैं, वरना तो कहीं कचरे के डब्बे में पड़े हुए ऑफिस संलग्न है। तो वोट ही की ताकत है जिसके दम पे हम सत्ता परिवर्तन करके अपनी सरकार बना के और अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं, उनको अवसर दे सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो इस वोट की वैल्यू को समझाना पड़ेगा, और जिस दिन ये वर्क वोट की वैल्यू को समझकर संगठित हो जाएंगे उस दिन परिवर्तन हो जाएगा। 2024 के लिए अगर गैर भाजपाई कोई संगठन बनता है, मतलब कोई अलायंस बनता है, तो उसमें बड़ा दिल करके आप जाने को तैयार हैं? नहीं, मेरा उसमें सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान मेरा प्रयास रहेगा कि ये बने। जी। इन लोगों को तो हम देखते आ रहे हैं, जब से सुनते आ रहे हैं, ये नेताजी वो नेताजी वो प्रधानमंत्री ये प्रधान। अगर कोई बने तो और मैं तो प्रयास में कर रहा हूँ, आप मेरी एक्टिविटी देखते रहा करो, मैं लगा हुआ हूँ बने और किसी को मौका मिले और उसके नेतृत्व में हो सकता है कि बहुजन समाज का भला हो जाए। आशा कम है, लेकिन आप पहले व्यक्ति दिख रहे हैं जो आप दूसरे को बनाना चाह रहे हैं। आप भाई समझिए ना, मतलब हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर मतलब रोटी कमाने खाने की बात है तो कहीं भी काम करके इतने तो समाज ने इतना तो प्रभावी बना दिया है। तो कहीं भी एमपी मिलने बनना तो कुछ ही कर लेते। ये दल इसलिए चला रहे हैं कि अपनी यहाँ ताला ना लगे, कोई पट्टा ना पड़ा गले में। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके द्वारा ही जो हमारे मुद्दे हैं उन पे काम हो जाए, यही बहुत है। जब भाई कुर्सी पे मैं ही बैठूंगा, बाबा मेरे चाचा का लड़का ही खड़ा होगा, और कुर्सी के बराबर में जो है जो दूसरा सोफा होगा वो मेरी बुआ जी का लड़का। ये सभी अब बहुजन समाज परिवार है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी समाज, जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया, जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं। परिवार एक बार को वो कर सकता है, परिवार हो सकता है आपका वहां साथ ना निभाए, लेकिन जो आपके संघर्ष के साथी हैं, जो आपके साथ खड़े, जो आपसे उम्मीद और विश्वास रखते हैं, अगर आप उनका विश्वास तोड़ते हैं तो ये खतरनाक है। मैं मुंह का कड़वा जरूर नहीं, लेकिन दिल मेरा बहुजन आंदोलन के प्रति उतना ही साफ है जितना एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है। वो चाहे खुद भूखी हो लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखती है। ऐसे ही इस माँ का भी, चंद्रशेखर नाम की जो माँ है इस आंदोलन के लिए, जिसने जीवन के बहुत कठिन दौर देखे, इस आंदोलन के प्रति मेरा ध्येय बिल्कुल ऐसा ही है। जहां भी बहुजन यूनिटी की बात आती है, चाहे राजनीति में चाहे संगठनों में, वहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही कह देते हैं कि मैं इस एकता को बनाए रखने में हर कीमत पर साथ हूं, बशर्ते सामने वाला भी नाक छोटी करे दिल बड़ा करे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।